हाँ जी, गुड इवनिंग। वेरी गुड इवनिंग बेटा। चलो भाई, चैप्टर चल रहा है हमारा प्रोनाउन का। और हमारा जो लास्ट था पॉइंट वो क्या था भाई? हमारा लास्ट पॉइंट था, हाँ जी, ये क्या कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में एस और एस जो है वो सिंगुलर होता है और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जो है वो प्लूरल होती है ना। और इनडेफिनिट प्रोनाउन जो है वो हमने पूरा किया था। ठीक है, चलो भाई आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। हाँ जी, आज की क्लास स्टार्ट करते हैं बच्चों। प्रोनाउन 08। चलिए भाई, तो आपने क्या कहा? हाँ जी, शुरू करते हैं। चलिए, आपने कहा कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जो है वो प्लूरल है और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में जो एस और ई एस है वो सिंगुलर है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लूरल है और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में जो एस और ई एस है वो क्या है? वो सिंगुलर है। ठीक है, अब इसको हमने किस में जोड़ना है? अब मैं क्वेश्चन लिखता हूं, आप लोग बताएंगे कि क्या एरर है। ठीक है, चलिए मेरे साथ साथ अगर लिखें तो बेहतर रहेगा। हाँ जी, ईच ऑफ यू नो मी वेल, आइदर ऑफ देम डिजर्व इट, neither of the boys hold it, one of those officers come here, any of the teacher say it। हाँ भैया देखते रहना। every one of my friends राइट, ये सेंटेंस है भी। हाँ जी, तो अब इन सेंटेंसेस में बताइए कि क्या एरर है। हाँ जी, loves, deserves, knows, holds, वेरी गुड, शाबाश शिवानी, निशु बहुत अच्छे, गॉड ब्लेस यू बेटा। सबसे पहली बात, ईच ऑफ के बाद में नाउन या प्रोनाउन प्लूरल और वर्ब की फॉर्म सिंगुलर, नोज। आइदर ऑफ के बाद में नाउन या प्रोनाउन प्लूरल, वर्ब की फॉर्म सिंगुलर, डिजर्व्स। नाइदर ऑफ के बाद में नाउन या प्रोनाउन प्लूरल, वर्ब की फॉर्म सिंगुलर, होल्ड्स। वन ऑफ के बाद में नाउन की फॉर्म प्लूरल, वर्ब की फॉर्म सिंगुलर, कम्स। एनी ऑफ के बाद में नाउन या प्रोनाउन प्लूरल, टीचर नहीं टीचर्स, वर्ब की फॉर्म सिंगुलर, सेज। एवरी वन ऑफ के बाद में नाउन की फॉर्म प्लूरल, वर्ब की फॉर्म सिंगुलर, राइट्स। हाँ जी, नाउन की फॉर्म प्लूरल और वर्ब की फॉर्म सिंगुलर, बिल्कुल नाउन की फॉर्म प्लूरल और वर्ब की फॉर्म सिंगुलर। तो आपको याद रखना है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जो है वो प्लूरल है और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में जो एस और एस है बच्चों वो क्या है? वो सिंगुलर है। ठीक है, ये हमारा था इनडेफिनिट प्रोनाउन, यहां पर पूरा होता है। हाँ जी, हमारा पहला काइंड था पर्सनल प्रोनाउन। हाँ जी, दूसरा हमारा काइंड था रेसिप्रोकल प्रोनाउन। तीसरा हमारा काइंड था डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। चौथा हमारा काइंड था इनडेफिनिट प्रोनाउन।
आज हमारा 5वां काइंड हम लोग लिखेंगे रिलेटिव प्रोनाउन। हमारा काइंड लिखिए बच्चों रिलेटिव प्रोनाउन। हाँ भाई, रिलेटिव प्रोनाउन। हाँ जी, हेडिंग लिखेंगे रिलेटिव प्रोनाउन। लिखिए वे प्रोनाउंस जो दो सेंटेंसेस को जोड़ने का कार्य करते हैं, रिलेटिव प्रोनाउन कहलाते हैं। वे प्रोनाउन जो दो सेंटेंसेस को जोड़ने का कार्य करते हैं, रिलेटिव प्रोनाउन कहलाते हैं। रिलेटिव प्रोनाउन को कंजक्टिव प्रोनाउन भी कहते हैं। हाँ भाई, देखिए कितनी शानदार परिभाषा है। प्रोनाउन काम कर रहा है कंजंक्शन का, प्रोनाउन काम कर रहा है कंजंक्शन का, दो सेंटेंसेस को जोड़ने का। हाँ जी, तो रिलेटिव प्रोनाउन वह प्रोनाउन है जो दो सेंटेंस को जोड़ने का काम करता है। रिलेटिव प्रोनाउन में दो ही प्रोनाउन हम पढ़ते हैं, एक तो पढ़ते हैं दैट को और एक पढ़ते हैं WH वर्ड को। बस WH वर्ड में हु आ गया, हुम आ गया, हाँ भाई, हुम आ गया, हुज आ गया, वट आ गया, वाई आ गया, हाउ आ गया, वेयर आ गया। हाँ भाई, WH वर्ड आ गए सारे और दैट आ गया। ये दो प्रोनाउन हम पढ़ते हैं रिलेटिव प्रोनाउन में मेरे बच्चों। हाँ जी, तो रिलेटिव प्रोनाउन वे प्रोनाउन हैं जो दो सेंटेंसेस को जोड़ने का कार्य करते हैं। हाँ भाई, नाम में छुपा है ना, पर्सनल प्रोनाउन जो पर्सन्स को बताते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। डिस्ट्रीब्यूट करने का काम करेंगे। इनडेफिनिट जिसमें कुछ निश्चित नहीं है ना। तो रिलेटिव प्रोनाउन का मतलब है जो दो सेंटेंसेस को जोड़ते हैं, वो रिलेटिव प्रोनाउन कहलाते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे दैट, जो कि हमारा बहुत शानदार पार्ट है। तो यूजेस लिखेंगे यूजेस ऑफ रिलेटिव प्रोनाउन दैट। शाबाश, यूजेस ऑफ, हाँ भैया जी, यूजेस ऑफ रिलेटिव प्रोनाउन दैट लिखिए। शाबाश। यूजेस ऑफ रिलेटिव प्रोनाउन दैट, है ना। अब इसके पहले कुछ यूज लिखते हैं, फिर हम लोग इस पे चर्चा करेंगे कि ये क्यों इंपॉर्टेंट है। Why relative pronoun that is the backbone of grammar? Why? ऐसा क्यों है, वो लिखते हैं। तो सबसे पहले तो लिखिए, हाँ जी, सुपरलेटिव डिग्री के बाद दैट का यूज करते हैं। हाँ भैया, सुपरलेटिव डिग्री जैसे आप कुछ शब्दों के साथ में EST लगाते हैं, जैसे बेस्ट होता है, जैसे मोस्ट होता है, उसे आप क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं सुपरलेटिव डिग्री। सुपरलेटिव डिग्री के बाद में दैट आता है। चलिए भाई, मैंने लिखा सुपरलेटिव डिग्री के बाद में दैट आता है। हाँ जी, मैंने लिखा
दिस इज द बेस्ट नॉवल दैट आई एवर बॉट। मैंने आज तक जितनी भी नॉवल खरीदी है उनमें ये बेस्ट है। ये बेस्ट के लिए दैट आ रहा है। पहले तो ये देख लीजिए कि दैट का स्थान कहां पर है, दैट कहां पर आ रहा है, दैट क्यों आ रहा है, दैट कैसे जोड़ रहा है। तो यहां पर साफ दिखाई दे रहा है कि दैट एक कंजंक्शन का काम कर रहा है। ये बेस्ट नॉवल है जो मैंने खरीदी। हाँ जी, ठीक है, दिस इज द बेस्ट नॉवल दैट आई बॉट। चलिए, हाँ जी, ही इज द टॉलेस्ट बॉय, ही इज द टॉलेस्ट बॉय दैट वॉन। ये सबसे क्या है, टॉल, लंबा लड़का है जो जीता। यहां पर देख लीजिए, एक भाग को दूसरे भाग से जोड़ने के लिए दैट का यूज कर रहे हैं। टॉलेस्ट के लिए किसका यूज किया, दैट का यूज किया। चलिए, क्या इस सेंटेंस में कोई गलती है क्या, बताइए। ही इज द टॉलेस्ट बॉय दैट वन, क्या इस सेंटेंस में कोई गलती है मेरे बच्चों, बताओ शाबाश। ही इज द टॉलेस्ट बॉय दैट वन। हाँ जी, ही इज द टॉलेस्ट बॉय दैट, या शाबाश। देखो भाई ध्यान से, सबसे पहली बात तो यह है कि ये लिविंग बीइंग है और ये नॉन लिविंग बीइंग है। क्या दोनों के लिए दैट आएगा क्या, तो ये लिखेंगे हम लोग कि दैट का यूज, हाँ जी, सजीव जिसे आप कहते हैं लिविंग बीइंग, और निर्जीव जिसे आप कहते हैं नॉन लिविंग बीइंग, दोनों के लिए होता है, दोनों के लिए होता है। दैट का यूज सजीव व निर्जीव दोनों के लिए होता है। हाँ मेरे बच्चों, लिविंग किसके लिए, सजीव के लिए, और निर्जीव के लिए, दोनों के लिए होता है। दैट का यूज लिविंग बीइंग के लिए भी होता है और नॉन लिविंग बीइंग के लिए भी होता है। सबसे पहली बात तो ये, ठीक है। चलो भैया, अब सेंटेंस देखिए। हाँ जी, आई वॉज द मोस्ट रेगुलर बॉय दैट लेफ्ट द कंपनी। देखो बहुत लॉन्ग सेंटेंस है ना, लेकिन दैट से जोड़ोगे मेरे बच्चों तो बहुत आसान हो जाएगा। आई वॉज द मोस्ट रेगुलर बॉय, मैं वो सबसे ज्यादा रेगुलर लड़का था जिसने कंपनी छोड़ दी। हाँ जी, यहां पर दैट आ रहा है मोस्ट के लिए, दैट आ रहा है, हाँ जी, दैट आ रहा है मोस्ट के लिए, पहला सवाल। दूसरा क्यों आ रहा है, दो सेंटेंस को जोड़ने के लिए। मेरा सबसे पहला सवाल ये होना चाहिए कि मैं दैट का यूज कर ही क्यों रहा हूं। सबसे पहला सवाल तो ये होना चाहिए भैया जी, सबसे पहले तो क्या सवाल होना चाहिए कि मैं दैट का यूज कर ही क्यों रहा हूं, है ना, दो सेंटेंसेस को जोड़ने के लिए। सिंपल सी बात है। चलिए, दूसरा सेंटेंस मैंने लिखा, ही इज द स्ट्रॉन्गेस्ट कैप्टन दैट आई मेट। हाँ जी, दैट आई मेट, ये वो स्ट्रॉन्गेस्ट कैप्टन है जिससे मैं मिला। स्ट्रॉन्गेस्ट कैप्टन दैट आई मेट, द मोस्ट रेगुलर बॉय दैट लेफ्ट द कंपनी। हाँ जी, दिस इज द most expensive gift, this is the most expensive gift that I received। हाँ जी, this is the most expensive gift that I received। हाँ भाई, the most के लिए क्या आ रहा है, that आ रहा है। हाँ जी, it is the it is the cheapest thing that he bought। ये सबसे क्या थी,
सबसे सस्ती चीज थी जो उसने खरीदी, द चीपेस्ट थिंग दैट। तो आप ये देख रहे हैं थिंग के लिए दैट आ रहा है, गिफ्ट के लिए दैट आ रहा है, कैप्टन के लिए, रेगुलर बॉय के लिए। तो लिविंग बीइंग और नॉन लिविंग बीइंग दोनों के लिए हम दैट का यूज कर रहे हैं। तो आपने कहा वी वर दी क्विकेस्ट दैट रीच्ड इन टाइम। हम बहुत क्विक थे जो समय से पहले ही पहुंच गए। इन टाइम का मतलब होता है समय से पहले पहुंचना। वी वर द क्विकेस्ट दैट रीच्ड इन टाइम। वी वर द क्विकेस्ट, हाँ जी, दैट रीच्ड इन टाइम। बोलो भैया, क्लियर है? तो पहला नियम तो हो गया क्या कि दैट का यूज, हाँ भैया, दैट का यूज सुपरलेटिव डिग्री के बाद में करते हैं, है ना। डिग्री तो हम एडजेक्टिव पढ़ेंगे तो उसमें डिटेल में पढ़ेंगे। तो यहां पर सुपरलेटिव डिग्री कौन सी है? क्विकेस्ट, चीपेस्ट, मोस्ट एक्सपेंसिव, स्ट्रॉन्गेस्ट, मोस्ट रेगुलर। तो क्या लिखा? सुपरलेटिव डिग्री के बाद हम किसका यूज करते हैं? दैट का। क्या इंटरेस्टिंग बात है? इंटरेस्टिंग बात यह है कि दैट का कोई अपवाद नहीं है। क्या? दैट के रूल का कोई एक्सेप्शन नहीं है। देयर इज नो एक्सेप्शन। हाँ, कोई अपवाद नहीं। इसका मतलब यह है कि इन सेंटेंसेस में दैट के स्थान पर और कोई रिलेटिव प्रोनाउन नहीं आ सकता है। तो ये हमें लिखना पड़ेगा और बहुत खुशी हो रही लिखते हुए क्या कि इन सभी सेंटेंसेस में हाँ भाई, दैट के स्थान पर, हाँ भाई, और किसी प्रोनाउन का, दैट के स्थान पर और किसी प्रोनाउन का यूज नहीं किया जा सकता। हाँ भाई, इन सभी सेंटेंसेस में दैट के स्थान पर और किसी प्रोनाउन का यूज नहीं किया जा सकता। क्लियर? चलिए भाई, रूल नंबर 1 था। अब ये क्या पढ़ा आपने? हाँ जी, रूल नंबर 1 हो गया। अब पढ़ेंगे रूल नंबर 2। रूल नंबर 2 ये कह रहा है, अब रूल नंबर 2 से पहले मैं कुछ सेंटेंस लिख लेता हूं, तो रूल की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। लिखेंगे हम लोग, लेकिन थोड़ा समझ में जल्दी आ जाएगा, है ना। चलो बच्चों, मैंने एक क्वेश्चन लिखा। मैंने कहा हु इज ही, वो कौन है। एक मुकम्मल क्वेश्चन है, एक पूरा कंप्लीट क्वेश्चन है। हु इज ही, वो कौन है। अगर मुझे इस भाग को किसी दूसरे भाग से जोड़ना पड़े तो, जैसे मैं कहूं, अब सुनिए, थोड़ा सा ना डिस्कस करते हैं, थोड़ा सा अच्छा रहेगा। मैंने कहा ये कौन है जो इस तरीके से बात कर रहा है? वो कौन है जिससे तुम मिले? वो कौन है जो दोपहर को आया था? मैं कौन हूं जिसकी तुम परवाह करते हो? तुम कौन हो जिसकी मैं परवाह करूं? वो कौन है जो इस तरीके से बात करता है? वो कौन है जो तुम्हें मैसेज भेजता है? वो कौन है जो तुम्हें लिखता है? पहला सेंटेंस इंट्रोगेटिव, उसको दूसरे भाग से। पहले बात तो मैंने एक पूरा सेंटेंस है, तुम कौन हो, मैं कौन हूं, वो कौन है, ये कौन है, सारे क्वेश्चन है। इनको दूसरे भाग से जोड़ रहा है। तुम कौन हो जिसके लिए मैं चिंता करूं? मैं कौन हूं जिसकी कोई चिंता करे? पहले एक क्वेश्चन को दूसरे सिंपल भाग से जोड़ने के लिए दैट का यूज करेंगे। तो हु इज ही दैट यू टॉक टू? वो कौन है जिससे तुमने बात की? ये पहला पार्ट इंट्रोगेटिव है और दूसरा भाग सिंपल है। इसको जोड़ने के लिए भी दैट आएगा। पहला भाग सिंपल है, मैं डेफिनेशन बाद में लिखता हूं, पहले एग्जांपल लिख देता हूं ना। तो यहां पर बी है, हाँ जी, हु इज ही दैट यू टॉक टू? वो कौन है जिससे तुमने बात की? हु इज ही दैट यू टॉक टू? चलिए, मैंने कहा वेयर इज ही दैट गॉट लेट टुडे? हाँ भाई, वेयर इज ही, वो कहां है जो आज लेट हुआ था? कोई मेरे को सूचना मिली कि एक जना स्टूडेंट कोई लेट आया। मैंने कहा हाँ भाई, वो कौन है जो आज लेट आया था? वो कौन है जो आज लेट आया था? पहला सेंटेंस आपका इंट्रोगेटिव है जो कि WH वर्ड से बनेगा।
पहला सेंटेंस आपका इंट्रोगेटिव है, उसको दूसरे भाग से जोड़ने के लिए दैट का यूज करते हैं। तो मैंने कहा व्हाट इज इट दैट आई डोंट नो। हाँ जी, ऐसा क्या है, व्हाट इज इट, ऐसा क्या है जो मैं जानता नहीं हूं। ऐसा क्या है जो तुम्हें सबसे ज्यादा पसंद है। ऐसा क्या है जो तुम कभी हासिल नहीं करना चाहते। ऐसा क्या है जो तुम्हें परेशान करता है। ऐसा क्या है जो तुम्हें सबसे ज्यादा पसंद है। सेंटेंस देखिए। हाँ जी, व्हाट इज इट दैट डिस्टर्ब्स यू। हाँ बच्चों, व्हाट इज इट दैट डिस्टर्ब्स यू। ऐसा क्या है जो तुम्हें डिस्टर्ब करता है। ऐसा क्या है जो मैं जानता नहीं हूं। वो कहां है। हाँ जी, जो लेट आया। वो कौन है जो तुमसे बात करता है। हाउ इज ही, वो कैसा है। दैट गॉट हर्ट, जिसे चोट लगी। वो कैसा है जिसे चोट लगी। हाँ जी, वेयर इज द लेटर, वो लेटर कहां है। दैट केम यस्टरडे, जो कल आया। वो लेटर कहां है जो कल आया। वेयर इज द लेटर दैट केम यस्टरडे। हाउ इज ही दैट, मतलब सिंपल है। हाँ जी, बोलो क्लियर है क्या। पहला सेंटेंस इंट्रोगेटिव है, उसको दूसरे सिंपल भाग से जोड़ना है, दैट का यूज करेंगे। दैट की जगह पर और कोई प्रोनाउन नहीं आएगा, इसलिए दैट सबसे इंपॉर्टेंट है, शानदार है, अद्भुत है। उसकी जगह पर कोई और नहीं आ सकता है। हैं जी, अमिताभ बच्चन को जिस फिल्म में लेना है, उस फिल्म में अमिताभ बच्चन की जगह और कोई काम नहीं कर सकता। वो किरदार वही निभा सकता है। आमिर खान का किरदार कोई नहीं निभा सकता। ये उसकी उसकी क्या है, उसका टैलेंट है, उसकी प्रतिभा है कि उसको रिप्लेस नहीं किया जा सकता। चलिए, तो हमने क्या कहा, नियम क्या कहता है। हाँ जी, किसी इंट्रोगेटिव प्रोनाउन को सिंपल सेंटेंस से जोड़ने के लिए, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन को सिंपल सेंटेंस से जोड़ने के लिए, सिंपल सेंटेंस से जोड़ने के लिए दैट का यूज करते हैं। चलो, ये किसी इंट्रोगेटिव प्रोनाउन को सिंपल पार्ट से जोड़ने के लिए दैट का यूज करते हैं। रूल नंबर 2 हो गया। तो ये आसान इसलिए है क्योंकि इसका अपवाद नहीं है। पहला नियम क्या देखा, शाबाश, पहला नियम क्या देखा, सुपरलेटिव डिग्री के बाद में दैट का यूज करते हैं। ये लाइन हमें बार बार नहीं लिखनी पड़े, ये सबके साथ में होगी कि दैट का यूज सजीव और निर्जीव दोनों के लिए करते हैं। और ये बात भी दोबारा नहीं लिखनी पड़े कि इन सभी सेंटेंसेस में दैट के स्थान पर और किसी प्रोनाउन का यूज नहीं किया जा सकता। ये लाइन हमेशा दैट के साथ में रहेगी, हमेशा दैट के साथ में रहेगी बच्चों। चलो भैया, ये रूल नंबर बी हो गया। अब रूल नंबर सी देख लीजिए, रूल नंबर 3, कि कुछ शब्दों के साथ हाँ जी दैट का यूज किया जाता है। हाँ जी, कुछ शब्दों के साथ। अब ये कुछ एक क्वेश्चन पूछे जाने का एक तरीका है, तो इसलिए लिख लेते हैं। हाँ जी, वर्ड था ओनली, वर्ड है नथिंग, वर्ड है एनीथिंग, वर्ड है एवरीथिंग, वर्ड है ऑल, वर्ड है सेम। इन सब के साथ में दैट आता है। बाकी सभी के साथ में शायद कुछ और भी आ जाए। जब ये शब्द होंगे तो इन शब्दों में और किसी प्रोनाउन का यूज हम नहीं कर सकते हैं। इन शब्दों में हम सिर्फ दैट का यूज करेंगे। तो क्वेश्चन देखते हैं, इन शब्दों को ध्यान रखना पड़ेगा बच्चों। हाँ जी, तो मैंने लिखा, हाँ जी, ही इज द ओनली बॉय दैट हेल्प्ड मी। हाँ जी, ही इज द ओनली बॉय दैट हेल्प्ड मी। ओनली के बाद में दैट आएगा। हाँ जी,
देयर इज नथिंग दैट आई कैन डिस्कस, देयर इज नथिंग दैट आई कैन डिस्कस। हाँ जी, एवरीथिंग दैट ही सेड वॉज ट्रू, उसने जो कुछ भी कहा वो सच था। एवरीथिंग दैट, हाँ जी, ऑल वाले एग्जाम्पल आपको याद होगा, हमने देखे थे सभी, सब में दैट आ रहा था। ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड, हाँ जी, ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड, हाँ जी, एनीथिंग दैट यू वांट टू से, एनीथिंग दैट यू वांट टू से, प्लीज से, अगर तुम कुछ कहना चाहते हो तो कहो, एनीथिंग दैट। हाँ भैया, कोई अपवाद नहीं, बहुत सीधी सीधी बातें हैं। क्या लिखा हाँ जी, क्या लिखा? ओनली के बाद में दैट आता है, ओनली बॉय दैट, नथिंग दैट, एवरीथिंग दैट, ऑल दैट, एनीथिंग दैट। क्लियर? तो इन शब्दों के बाद में हम किसका यूज करते हैं? दैट का यूज करते हैं। लेकिन ये अभ्यास की बात है, ये सेंटेंस जब आते हैं तो ये रूल याद नहीं रहते हैं। ये रूल तभी याद रहेंगे जब हम एग्जाम्पल बहुत सारे देख लेंगे। अगर हमारा अभ्यास बहुत अच्छा रहेगा बच्चों, तो इनका रट्टा लगाने की आवश्यकता नहीं रहेगी। अब एक और बात जो हमने इसमें लिखा था, एक वर्ड लिखा था सेम, तो हम सेम के साथ में यूज करते हैं, एक तो यूज करते हैं सेम एज का, और एक यूज करते हैं सेम दैट का। सेम एज का मतलब वैसा ही, और सेम दैट का मतलब वो ही। सेम एज का मतलब वैसा ही, और सेम दैट का मतलब वो ही। मतलब इसका मतलब है सिमिलर, और इसका मतलब है वन एंड ओनली, है ना? चीजें अगर एक जैसी हैं, अब इसको थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। हाँ जी, स्कूल में यूनिफॉर्म सब बच्चों की एक जैसी होती है, तो उस यूनिफॉर्म को बोलते हैं सेम एज। मेरे शूज राइट और लेफ्ट जो है वो एक जैसे हैं, दैट इज सेम एज। जुड़वा बच्चे एक जैसे हैं, दैट इज सेम एज, है ना? हाँ बोलिए, सेम एज हैं अगर, तो चीजें एक जैसी हैं। मैं एक जैकेट लेके आया, कल आपने भी वैसी ही कलर की, उसी कलर की जैकेट पहन रखी थी, दैट इज सेम एज, है ना? एक जैसी हैं जब चीजें एक जैसी हैं। मेरी हॉबीज आपकी हॉबीज जैसी ही हैं, मेरी प्रॉब्लम आपकी प्रॉब्लम जैसी ही हैं। तो जब एक जैसी चीजें होती हैं तो सिमिलर होती हैं, और जब वही है चीजें तो वन एंड ओनली हैं। मैंने कहा ये तो वही आदमी है जिससे हम कल मिले थे, ये तो वही आदमी है जिससे हम कल मिले थे। ही इज द सेम मैन, द आएगा इससे पहले ना हमेशा। ही इज द सेम मैन दैट वी मेट यस्टरडे, ही इज द सेम मैन दैट वी मेट यस्टरडे। ये तो वही व्यक्ति है जिससे हम मिले थे। तो याद रखेंगे दैट सेम के लिए आ रहा है। आप किसी आदमी से ट्रेन में मिले, आपने उससे बात की, अगले दिन आपने अखबार में पढ़ा उसके बारे में, तो आपने कहा अरे ये तो वही आदमी है जिससे हम कल मिले थे ट्रेन में, ये तो वही आदमी है, ये तो वही घर है, ये वही किताब है, ये वही बैट है, ये वही ग्राउंड है, ये वही घर है, ये वही व्यक्ति है, ये वही टीचर है, ये वही स्टूडेंट है। हाँ जी, तो आपने कहा, हाँ जी देखिए, आई एम द सेम बॉय, हाँ जी, आई एम द सेम बॉय दैट सेव्ड यू। मैं वही लड़का हूं जिसने तुम्हें, जिसने तुम्हें बचाया। हाँ जी, दिस इज द सेम हाउस दैट आई लाइक्ड। आपके दोस्त ने कहा आओ तुम्हें हमारा नया घर दिखाता हूं, वो नया घर दिखाने ले गया, तो आपने उससे कहा अरे ये तो वही घर है जो मैंने पसंद किया था, ये तो मैं भी खरीदना चाहता था। हाँ जी, दिस इज द सेम हाउस, हाँ जी, दैट आई लाइक्ड, दिस इज द सेम हाउस दैट आई लाइक्ड।
हाँ जी, दिस इज सेम हाउस दैट आई लाइक। सेंटेंस देखिएगा, दिस इज द सेम बैट दैट वी ऑल प्ले विद। हाँ भैया, ये वही बैट है, ये वही बैट है जिससे हम सभी खेलते हैं। हाँ भैया, समझ में आ रहा है? तो सेम दैट क्या है? सेम मैन दैट, सेम बॉय दैट, सेम हाउस दैट, सेम बैट दैट। ये वही बैट है जिससे हम खेलते हैं, ये वही घर है जिसे मैंने पसंद किया, ये वही लड़का है जिसे तुमने बचाया। क्या लिखा? सेम दैट। अब सेम एज क्या है, इसको भी समझ लें। हाँ जी, द कलर ऑफ योर जैकेट, the color of your jacket is the same as mine. The color of your jacket is the same as mine. तुम्हारी जैकेट का कलर वही नहीं है। वो कैसे हो सकता है? अगर एक कलर तुम्हारे पास आ गया, दूसरा कलर किसी के पास में नहीं हो सकता है? हो सकता है। तो जब वैसी ही चीजें और होंगी तो वो क्या है? वो सेम एज है। तुम्हारी जैकेट का कलर वैसा ही है जैसा जैसा मेरा है। द कलर ऑफ योर जैकेट इज द सेम एज माइन। हाँ जी, योर प्रॉब्लम्स as the your problems are the आएगा इससे पहले, your problems are the same as ours। ये ours समझ रहे हो? हाँ जी, ours our problem के लिए आ रहा है, mine my problem के लिए। your problems are the same as ours। तुम्हारी प्रॉब्लम वैसी ही है जैसी हमारी हैं। तुम्हारी कलर का जैकेट तो हम जनरली क्या बोलते हैं? ये तो मेरे जैसा ही है। मेरे जैसा मतलब मेरी जैकेट के कलर जैसा, मतलब एक जैसा। चलिए, My hobbies are the same as yours। मेरी हॉबीज भी तुम्हारी हॉबीज के जैसी ही हैं। मेरी हॉबीज तुम्हारी हॉबीज की जैसी ही हैं। माई हॉबीज आर द सेम एज योर्स। क्लियर? तो ये क्या हो गया? ये हो गया, हाँ भैया, सेम एज हो गया। क्लियर? तो जब चीजें एक जैसी हैं तो सेम एज, और जब चीजें वही हैं तो, हाँ भैया, एक जैसी है तो सेम एज, और वही है तो सेम दैट। क्लियर? तो पहला नियम ये कहता है कि सुपरलेटिव डिग्री के बाद में दैट आएगा। दूसरा नियम ये कहता है कि इंट्रोगेटिव प्रोनाउन को सिंपल पार्ट से जोड़ने के लिए दैट आएगा, और तीसरा कुछ शब्दों के बाद में दैट आता है इसमें। चलिए आगे बढ़ते हैं। बहुत आसान है। आसान इसलिए कि अपवाद नहीं है, यहां पर दैट के स्थान पर और कोई प्रोनाउन नहीं आ सकती है ना? चलो भैया, अब चौथा रूल ये कहता है, ये बहुत शानदार रूल है, इसको थोड़ा सा आगे बढ़ाएंगे कल। आज एक बार परिभाषा लिख लेते हैं। तो मैंने कहा, हाँ जी, कि क्लॉजेस को दो भागों में, सबसे पहले तो मैं क्लॉज लिखता हूं कि क्लॉज क्या है। हाँ जी, तो क्लॉज सेंटेंस का वह भाग है जिसका अपना सब्जेक्ट व ऑब्जेक्ट होता है। ये क्लॉज की परिभाषा है। क्लॉज एनालिसिस तो हमने बहुत अच्छे से किया था। फिर हम ये कह सकते हैं कि क्लॉज एक प्रकार का, हाँ भैया, क्लॉज एक प्रकार का सेंटेंस होता है भाई, जिसका अपना सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट है तो वो क्या है? वो सेंटेंस हो गया। तो क्लॉज एक प्रकार का सेंटेंस होता है। प्रोनाउन में हम लोग क्या करते हैं? प्रोनाउन में हम क्या लिखेंगे? वैसे तो क्लॉज हम यहाँ पर नाउन क्लॉज और वो नहीं पढ़ेंगे। हाँ जी, तो हमने कहा दो प्रकार के क्लॉजेस, यहां पर दो प्रकार के क्लॉज यहां पर हम स्टडी करते हैं। हाँ जी, वो दो क्लॉज कौन से हैं? वो एक है डिफाइनिंग क्लॉज और एक है नॉन डिफाइनिंग क्लॉज। हाँ भैया, एक है डिफाइनिंग क्लॉज और एक है नॉन डिफाइनिंग क्लॉज। तो डिफाइनिंग क्लॉज क्या है?
वह क्लॉज, हाँ भैया, डिफाइनिंग क्लॉज क्या है? वह क्लॉज जिसमें कॉमा का यूज नहीं करते हैं, वह क्लॉज जिसमें कॉमा का यूज नहीं करते वह डिफाइनिंग क्लॉज कहलाता है। हाँ भैया, वह क्लॉज जिसमें कॉमा का यूज नहीं करते डिफाइनिंग क्लॉज कहलाता है। एक मिनट में। हाँ जी, डिफाइनिंग क्लॉज वह क्लॉज जिसमें कॉमा का यूज नहीं करते। जैसे मैंने कहा दी बॉय, मैंने कहा माय ब्रदर, हाँ जी, माय ब्रदर हु वर्क्स हेयर, हाँ जी, नोज यू, मेरा भाई जो यहां पर काम करता है वो तुम्हें जानता है। माय ब्रदर हु वर्क्स हेयर नोज यू। नॉन डिफाइनिंग क्लॉज, हाँ जी, जिसमें कॉमा का यूज करते हैं। हाँ जी, नॉन डिफाइनिंग क्लॉज जिसमें कॉमा का यूज करते हैं। इसी सेंटेंस को दोबारा लिखा, माय ब्रदर कॉमा, हाँ जी, हु वर्क्स हेयर कॉमा, हाँ जी, नोज यू। हाँ जी, माय ब्रदर हु वर्क्स हेयर, माय ब्रदर हु वर्क्स हेयर नोज यू। चलिए, इसमें कॉमा आ रहा है, ये नॉन डिफाइनिंग है। कॉमा नहीं आ रहा, ये डिफाइनिंग है। क्लियर? चलिए, अब बताइए क्या इन दोनों सेंटेंस के मीनिंग में कोई अंतर हुआ क्या? मैंने कॉमा लगाया और कॉमा नहीं लगाया, तो क्या मीनिंग में अंतर हुआ क्या? ये अच्छा सवाल है। शाबाश निशु। डिफाइनिंग और नॉन, क्या इन दोनों सेंटेंस के मीनिंग में कोई अंतर है? क्या मीनिंग में अंतर है? हाँ जी, मीनिंग में बिल्कुल अंतर है। शाबाश। चलो बताओ क्या अंतर है, ये भी बता दो। क्या अंतर है? देखिए, कॉमा से मीनिंग जुड़ा हुआ है, ये ग्रामर का पिक है। कॉमा से ग्रामर जुड़ा हुआ है। कैसे कॉमा से मीनिंग जुड़ा हुआ है? बताओ बच्चों। हाँ जी, जहां पर कॉमा नहीं आ रहा, इस सेंटेंस का भाव यह है कि उसके एक से ज्यादा भाई हैं। ये भाव है सेंटेंस का। अरे वाह भाई वाह, वाह निशु, शाबाश, बहुत बढ़िया, गॉड ब्लेस यू बेटा। इस सेंटेंस का भाव है कि उसके एक से ज्यादा भाई हैं। हाँ जी, और इस सेंटेंस का भाव है, इस सेंटेंस का भाव है कि उसका एक ही भाई है। तो उसका एक ही भाई है, समझे? तो अगर आपका एक ही भाई है तो आपको कॉमा लगाना पड़ेगा। अगर आपका एक ही भाई है तो आपको कॉमा लगाना पड़ेगा। इसे क्या 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 कहा हमने? डिफाइनिंग क्लॉज और नॉन डिफाइनिंग क्लॉज। हाँ बच्चों, क्या कहा? डिफाइनिंग क्लॉज और नॉन डिफाइनिंग क्लॉज।
चलिए भाई, हाँ भाई यहां तक तो क्लियर है। कॉमा आ गया, कॉमा नहीं आया। इसके बाद में आपने लिखना है कि डिफाइनिंग क्लॉज को, हाँ जी, रेस्ट्रिक्टिव क्लॉज भी कहते हैं। हाँ भैया, डिफाइनिंग क्लॉज को रेस्ट्रिक्टिव क्लॉज कहते हैं। हाँ जी, और नॉन डिफाइनिंग क्लॉज को, हाँ जी, नॉन डिफाइनिंग क्लॉज को, नॉन डिफाइनिंग क्लॉज को नॉन रेस्ट्रिक्टिव क्लॉज भी कहते हैं। हाँ भैया, ये भी ध्यान रखिएगा कि डिफाइनिंग क्लॉज को रेस्ट्रिक्टिव क्लॉज और नॉन डिफाइनिंग क्लॉज को नॉन रेस्ट्रिक्टिव क्लॉज भी कहते हैं। पहली बात ये। अब मुद्दे की बात क्या आई? मुद्दे की बात है कि इसमें दैट में क्यों पढ़ रहे हैं हम लोग, ये है ना, दैट में क्यों पढ़ रहे हैं बच्चों? तो नियम लिखिए कि नॉन डिफाइनिंग क्लॉज में, हाँ भैया, नॉन डिफाइनिंग क्लॉज में दैट का यूज नहीं करते, इसलिए पढ़ रहे हैं। नॉन डिफाइनिंग क्लॉज में दैट का यूज नहीं करते हैं। नॉन डिफाइनिंग क्लॉज में दैट का यूज नहीं करते हैं। तो मैंने लिखा, हाँ जी, द बुक दैट आई गेव यू वॉज एक्सपेंसिव। जो किताब मैंने तुम्हें दी, द बुक दैट आई गेव यू वॉज एक्सपेंसिव। हाँ जी, द बॉय दैट आई अपॉइंटेड is here. The boy that I appointed is here. The house that we built is sold. हाँ जी, हाँ जी, the student that I invited was your brother. हाँ भैया, सभी सेंटेंस रॉन्ग हो गई ये। हाँ जी, रॉन्ग इसलिए हो गए कि इन सेंटेंसेस में दैट नहीं आएगा। नॉन डिफाइनिंग क्लॉज, कॉमा आ रहा है, नॉन डिफाइनिंग क्लॉज। अब दैट की जगह और क्या आएगा वो आगे की बातें हैं, लेकिन दैट का यूज तो नहीं करेंगे मेरे बच्चों। नॉन डिफाइनिंग क्लॉज में दैट का यूज नहीं करते हैं। अब इसमें कहीं पर विच आएगा, कहीं पर हुम आएगा, कहीं पर हु आएगा, वो आगे देख लेंगे। लेकिन अभी मुद्दे की बात यह है कि नॉन डिफाइनिंग क्लॉज में हम दैट का यूज नहीं करते हैं। अगर मैं ये सेंटेंस लिखूं, क्या लिखा? द बुक, हाँ जी, सॉरी, क्या लिखा? द बुक दैट आई रोट वॉज ऑन रिलीजन। क्या ये सेंटेंस सही है? द बुक दैट आई रोट वॉज ऑन रिलीजन, क्या ये सेंटेंस सही है? द बुक दैट आई रोट वॉज ऑन रिलीजन, क्या ये सेंटेंस सही है मेरे बच्चों? करेक्ट है, क्योंकि इसमें कॉमा नहीं आ रहा तो दैट का यूज किया जा सकता है। लेकिन जैसे ही मैंने ये सेंटेंस लिखा, द बुक, ये सेंटेंस करेक्ट है, द बुक दैट आई रोट वॉज ऑन रिलीजन। हाँ जी, द बुक दैट आई रोट वॉज ऑन रिलीजन, क्या ये सेंटेंस सही है? हाँ जी, ये रॉन्ग है क्योंकि इसमें क्या आ रहा है? कॉमा आ रहा है। तो कॉमा आ गया तो रॉन्ग आ गया, क्योंकि इसमें दैट का यूज नहीं करेंगे। क्लियर? इस सेंटेंस का भाव ये है, हाँ जी, इस सेंटेंस का भाव ये है कि उसने एक से ज्यादा किताबें लिखी। हाँ जी, इस सेंटेंस का भाव ये है, हाँ जी, उसने एक किताब लिखी, है कि नहीं? कॉमा नहीं है उसका मतलब एक से ज्यादा, कॉमा है इसका मतलब एक ही। क्लियर? अब देखिए ग्रामर का पीक देखिए,
भाषा का वो देखिए, साइंस देखिए, मैंने सेंटेंस लिखा हिज फादर, हाँ जी, दैट आई टॉक टू वॉज नाइस। क्या ये सेंटेंस सही है? हिज फादर दैट आई टॉक टू वॉज नाइस, करेक्ट है ये। लेकिन वो क्या कहना चाह रहा है? वो कहना चाह रहा है कि उसके बहुत सारे पिताजी हैं और एक से मैंने भी बात की। बेटा सेंटेंस का भाव देखिए, इस सेंटेंस को हम रॉन्ग मानते हैं, हाँ जी, क्योंकि यह भाव दे रहा है, क्योंकि यह भाव दे रहा है कि उसके एक से ज्यादा पिताजी हैं। कॉमा नहीं आ रहा तो एक से ज्यादा ही होगा ना बेटा, तो एक से ज्यादा पिताजी कैसे होंगे? क्लियर? जनरली हम ऐसा मानेंगे कि नहीं होते हैं। तो इज फादर दैट आई टॉक टू, तो ये सेंटेंस को कैसे करेक्ट करेंगे? क्योंकि यह भाव दे रहा है कि उसके एक से ज्यादा पिताजी, इसलिए गलत है। तो मैं कहूंगा, हाँ जी, हिज फादर कॉमा, हाँ जी, कॉमा लगाना पड़ेगा और हु की जगह, दैट की जगह हुम आ जाएगा। हिज फादर, हाँ जी, हुम आई टॉक टू वॉज नाइस, कॉमा लगाना पड़ेगा और दैट हटाना पड़ेगा। अब ये सेंटेंस करेक्ट होगा। हाँ भैया जी, तो एक था क्लॉज डिफाइनिंग क्लॉज, एक था नॉन डिफाइनिंग क्लॉज। डिफाइनिंग क्लॉज जिसमें कॉमा नहीं आता है, नॉन डिफाइनिंग क्लॉज जिसमें कॉमा आता है। नॉन डिफाइनिंग क्लॉज में हम दैट का यूज नहीं करते हैं। ये डिफाइनिंग क्लॉज था, लेकिन फिर भी गलत हो गया क्योंकि इसका भाव ऐसा था, थोड़ा सा अनर्थ लग रहा था, भाव थोड़ा सा करेक्ट नहीं था, तो इसलिए हमने इसको चेंज कर दिया। चले भैया, ये हमारा चल रहा है रिलेटिव प्रोनाउन। प्रोनाउन अपने आखिरी जो है वो एंड की तरफ है, थोड़ा सा ध्यान से सुनेंगे, ठीक है, और फॉलो करेंगे। शुक्रिया, थैंक यू।